डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। ग्राफ्स की क्या अहमियत है और ग्राफ्स को हम कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको कैसे हम रीड करते हैं और ग्राफ्स के ज़रिए से हमारा इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो समझना कैसे आसान होता है। हम उस पे अपने लेक्चर्स जो है आजकल रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमने पहले लेक्चर में ये समझने की कोशिश की कि जो दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है उसको आम तौर पर जो आप अपनी बुक्स में देखेंगे ग्राफ्स के ज़रिए डिपिक्ट किया जाता है। तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम ग्राफ्स को कंस्ट्रक्ट कर सकें, उनको रीड कर सकें और उनके ज़रिए से दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम समझ सकें। ये हमारे लिए एक अहम चैलेंज है इकोनॉमिक्स समझने के लिए। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है ग्राफ्स के बारे में और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ्स को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है और फिर ग्राफ्स जो है ये कैसे इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स कैसे ये हमें दिखाते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे एंड आई होप कि यू विल पे योर अटेंशन बिकॉज ये जो लेक्चर्स हैं मेरे ख्याल से पूरे इकोनॉमिक्स में सबसे अहम लेक्चर्स है। 11th और 12th लेवल की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अगर ये लेक्चर्स आप अच्छे से समझ पाएंगे, ये इशू आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हाफ ऑफ योर इकोनॉमिक्स, कम से कम हाफ ऑफ योर इकोनॉमिक्स 11th-12th की आप इन 3 लेक्चर्स में एसेंशियली उसूली तौर पर समझ पाएंगे। सो लेट अस बिगिन विद नंबर लाइन क्योंकि हम जो ग्राफ्स कंस्ट्रक्ट करते हैं वो बेसिकली नंबर लाइन से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो ये हमारी एक सिंपल नंबर लाइन है और एक नंबर लाइन एसेंशियली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें होता है वो एक ज़ीरो होता है जहां से हम शुरू करते हैं और ज़ीरो के राइट साइड में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और नंबर लाइन के बारे में जो अहम चीज़ हमने याद रखनी है वो ये कि जब हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ आएंगे तो वैल्यूज़ जो है वो डिक्रीज़ होते हैं। तो चाहे हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, जितना हम राइट साइड जाएंगे तो उतना ज़्यादा नंबर्स जो है उनका वैल्यू इंक्रीज़ होता जाएगा और किसी भी जगह हम शुरू करेंगे तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ओके फाइन। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो वैल्यूज जो है वो कम हो जाएंगे। जैसे कि हम -+1 से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे -1 तक तो यहां से यहां तक एक वैल्यू है, यहां से यहां तक दूसरा वैल्यू है। सो देयर इज अ लॉस ऑफ 2 यानी कि 2 यूनिट्स की कमी हो रही है। और अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 3 पर आप जाएंगे तो 1 to 2 हुआ एक वैल्यू और फिर 1 यूनिट और 2 to 3 हुआ दूसरा यूनिट। तो यहां पे +2 का हमारा गेन होता है। सिमिलरली अगर हम यहां से 4 से स्टार्ट करेंगे, राइट, अभी हम 4 से स्टार्ट करेंगे तो हम 2 तक आएंगे। तो 4 से हम जब 3 पर जाएंगे तो बुनियादी तौर पर 1 का इजाफा हो रहा है, तभी हम -4 से -3 पर आ जाते हैं बिकॉज -4 + 1 इज इक्वल टू -3। तो इसी तरह अगर 3 से हम 2 तक चले जाएंगे, 2 तक आएंगे तो फिर और 1 यूनिट जो है वो ऐड होता है तो कलेक्टिवली +2 हो गया। तो बस मुझे ये यहाँ पे कहना है, एम्फेसिस इस चीज़ पर है कि आप लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे तो वैल्यूज़ जो है वो ऐड हो जाएंगे। आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो वैल्यूज़ जो है वो माइनस हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। तो ये जो वैल्यूज़ हैं तो ये किसी चीज़ के वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो हमारे लिए एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स हमने ये वैल्यूज़ किसी इकोनॉमिक वेरिएबल को देने होंगे तो हम उस इकोनॉमिक वेरिएबल का एक कॉमन नेम रखेंगे x। तो x एक हमारा इकोनॉमिक वेरिएबल है जिसके ये डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकते हैं।
आई मीन इट कैन हैव वन टाइम में इसका एक वैल्यू हो सकता है, लेकिन इसके पोटेंशियली ये सब वैल्यूज हो सकते हैं। कभी इसका वैल्यू 4 हो सकता है, कभी -2 हो सकता है, कभी 0 हो सकता है। तो ये x के वैल्यूज हो सकते हैं। क्योंकि 0 से राइट की तरफ जो है हमारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो हम इसको +x भी कह सकते हैं, और 0 से लेफ्ट की तरफ जो हमारे वैल्यूज है वो नेगेटिव है, तो हम इसको माइनस कह सकते हैं। तो हम कभी यहाँ पे -x लिखते हैं और यहाँ पे x मीनिंग +x होगा। अब यहाँ पे जो एक अहम इशू हमारे लिए है वो ये कि ये जो वैल्यूज है, सब वैल्यूज पोटेंशियली एक सिंगल वेरिएबल के हैं। ये 2 वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल नहीं है। और एक रिलेशनशिप दिखाने के लिए हमारे पास कम से कम 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। लेकिन ये जो हमारी नंबर लाइन है ये बुनियादी तौर पर एक ही वेरिएबल के वैल्यूज हमें दिखाती है। तो 2 वेरिएबल्स के वैल्यू देखने के लिए, उनको शो करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए हमारे पास फिर 2 नंबर लाइन्स होनी चाहिए। अभी मैं दूसरी नंबर, तो अब हमारे पास जो है 2 नंबर लाइन्स है, 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, x और y वेरिएबल को, और 2 वेरिएबल के दरमियान जो है रिलेशनशिप बन सकता है। लेकिन हमारे पास यहाँ एक अहम प्रॉब्लम जो है वो ये कि ये नंबर लाइन अलग है, x वाली -x +x और -y +y वाली नंबर लाइन जो है वो अलग है। यानी कि इन 2 का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये दोनों इकट्ठे जो 2 वेरिएबल्स की मूवमेंट है या 2 वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली दिखा सकते। तो अगर यहाँ पे तब्दीली आ रही है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो वो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली दिखेगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली दिखेगा। तो अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो वो इंडिपेंडेंटली दिखेगा। उनका आपस का रिलेशनशिप जो है वो कहीं पे जाहिर नहीं होगा। अब एक अहम जो फिलोसफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, उनका नाम रेने डेकार्ट था। तो उन्होंने एक सिस्टम इन 2 नंबर लाइन्स के जरिए से तैयार किया, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, या इसको हम XY प्लेन भी कहते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि हम ये वाली नंबर लाइन इस वाली नंबर लाइन पे सुपर इम्पोज करेंगे, यानी कि एक नंबर लाइन को दूसरे नंबर लाइन पे सुपर इम्पोज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम 2 चीजों का ख्याल रखेंगे। एक तो ये, इस नंबर लाइन का जो ओरिजिन या 0 वैल्यू है वो इस नंबर लाइन के ओरिजिन या 0 वैल्यू के साथ कोइंसाइड करेगा, यानी कि एक ही जगह पे आएंगे। दूसरा ये कि ये जो नंबर लाइन है ये वर्टिकली हम इंपोज करेंगे, ये वर्टिकली हम डालेंगे ऊपर वाली नंबर लाइन पर, यानी कि इसको हम उठाएंगे और इसको इस तरह जो है हम इंपोज करेंगे, सुपर इंपोज करेंगे x जो नंबर लाइन हमारी है उस पर। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने अपनी नीचे वाली नंबर लाइन जो y वाली नंबर लाइन थी उसको सुपर इम्पोज किया x वाली नंबर लाइन पे। लेकिन 2 चीज़ों का हमने ख्याल रखा। नंबर 1 ये कि हम 0 को 0 पे सुपर इम्पोज करेंगे, 0 और 0 कोइंसाइड होने चाहिए, एक ही जगह आने चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो हमारी -y वाली नंबर लाइन है वो हम वर्टिकली सुपर इम्पोज करेंगे x नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री आना चाहिए। इसको हम XY प्लेन भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है। तो 2 एक्सिस की वजह से ये XY प्लेन जो है वो बनता है। तो अब यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये रिलेशनशिप को कैसे डिपिक्ट करता है। और उसके लिए जो पहली चीज़ हमने समझनी है वो ये कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या इस XY प्लेन में ये सलाहियत है, ये कैपेबिलिटी है कि ये 2 वैल्यूज़, 2 मुख्तलिफ वेरिएबल्स के साइमल्टेनियसली डिपिक्ट कर सकता है, दिखा सकता है। उसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे जो x है, x का वैल्यू हम 2 लेंगे और हमारे y का वैल्यू जो है वो हम 3 लेंगे। सपोजिंग x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। तो ये जो 2 वैल्यूज़ हैं, पेयर्ड वैल्यूज होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये साइमल्टेनियसली हम एक पॉइंट में दिखा सकते हैं। और ये खूबी जो है
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस लायक बनाती है कि ये आगे जाके हमारे लिए रिलेशनशिप को डिपिक्ट कर पाएगा और इसको समझना हमारे लिए आसान बनाएगा। अभी हम देखते हैं कि वो हम कैसे करते हैं। तो x, ये हमारी x एक्सिस हुई, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो है 2 यानी +2 और 3 यानी कि +3 है। तो हम यहाँ पे, ये हमारा वैल्यू है 2 x एक्सिस पे, राइट, और ये हमारा y एक्सिस पे 3 वैल्यू है, राइट। तो अब कौन सा पॉइंट इनको रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा पॉइंट जो है इन दोनों को साइमल्टेनियसली दिखाएगा? तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डालना है और फिर यहाँ से इस साइड की तरफ परपेंडिकुलर डालना है। तो हम कोशिश करेंगे, हमारा एक परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा और हमारा दूसरा परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर इस लेवल पे आना चाहिए। 90 डिग्री एंगल जो है वो यहाँ पे बनना चाहिए या फिर यहाँ पे बनना चाहिए। जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बनेगा, राइट। तो जो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो एंगल भी जो होगा वो भी 90 डिग्री एंगल होगा, राइट। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, तो इसको हम A कहेंगे। तो ये पॉइंट A जो है, एट पॉइंट A वी हैव x हैज वैल्यू 2 और y का वैल्यू जो होगा वो 3 होगा। इसी तरह अगर हमारे पास, यहाँ तो हमने हमारे वैल्यूज दिए हुए थे, तो हमने एक पॉइंट ढूंढने की कोशिश की जहां पे हम दोनों को दिखा सकें। लेकिन अगर हमारे पास एक पॉइंट होगा अब, तो उस पॉइंट के हम वैल्यूज देख सकते हैं कि x वैल्यू क्या है और y वैल्यू क्या है। वो हम कैसे देखते हैं, वो हम ऐसे देखेंगे। सपोजिंग हमने ये पॉइंट लिया यहाँ पे, तो लेट अस कॉल इट इज B, हम इसका B नेम रखेंगे। तो ये जो B पॉइंट है, राइट, इसका कोई x वैल्यू होगा, कोई y वैल्यू होगा। वो कैसे हम निकालेंगे, हम सीधा ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, राइट, और सीधा परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस। तो यहां पे हमारा x वैल्यू जाहिर होता है और यहां पे हमारा y वैल्यू जाहिर होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सलाहियत है कि वन पॉइंट कैन शो यू टू वैल्यूज। नंबर लाइन में हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं थी कि एक पॉइंट जो है वो दो वैल्यूज को डिपिक्ट कर पाता। इट वाज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ नंबर लाइन, बट इट इज पॉसिबल राइट हियर। तो ये पहली बात है जो हमने समझनी है। तो जब हम अब हमारे वैल्यूज यहाँ पे तो दिखे x के -3 है और y के हमारे जो वैल्यू है वो 2 है। तो इनको हम कैसे दिखाते हैं, देखिए, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, पॉइंट A पे हम ऐसे लिखेंगे, पहले x वैल्यू होगा फिर y वैल्यू होगा बाय कन्वेंशन। तो जाहिर सी बात है कि x का वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2 है और y का वैल्यू जो है वो 3 है। तो हमारे वैल्यूज जो A पे होंगे वो 2 एंड 3 है। तो अब अगर हमारे जो वैल्यूज दिए होंगे कहीं पे, वो ऐसे दिए होंगे 2 एंड 3, राइट। तो इनको हमें वी हैव टू फाइंड देम आउट, हमें ये ढूंढना है कि ये पॉइंट कहाँ पे है। तो उस वक्त हमें ऑटोमेटिकली ये पता है कि ये x के वैल्यू हैं और ये फिर y के वैल्यू हैं। तो पहले x का वैल्यू लिखा जाता है फिर y का वैल्यू लिखा जाता है। तो इसी तरह अगर हमने यहाँ पे लिखना है तो हम लिखेंगे -3 और फिर लिखेंगे 2, यानी कि x का वैल्यू -3 है और y का वैल्यू जो है वो 2 है। और एक बात जो हमने यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके 4 कंपार्टमेंट्स हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या फिर एक्स वाई प्लेन आप इसको कह सकते हैं। यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिव आ गया x। तो यहाँ पे कोई भी जो आप जो पॉइंट डालेंगे फिर परपेंडिकुलर डालेंगे नीचे की तरफ, तो जाहिर सी बात है कि x का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह यहाँ से हमारे जो वैल्यूज है ऊपर की तरफ y एक्सिस पे, तो वो पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर आप यहाँ पे लेंगे और फिर परपेंडिकुलर डालेंगे y एक्सिस पे, तो वैल्यूज जो आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। इसलिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें वैल्यूज जो होते हैं वो प्लस होते हैं, यानी कि x के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू है और y के लिए भी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव है। इसके बरक्स जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, अब देखिए यहां से हम लेफ्ट चलेंगे तो जाहिर सी बात है नेगेटिव वैल्यूज है यहाँ पे, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज है, यानी कि x के लिए नेगेटिव वैल्यूज हैं और y के लिए जो है पॉजिटिव वैल्यूज हैं। और जो भी पॉइंट यहाँ पे होगा इसका रेफरेंस यही
y पॉजिटिव और x नेगेटिव होगा। तो कोई भी पॉइंट इस स्पेस में सेकंड क्वाड्रेंट में उसका x वैल्यू नेगेटिव होगा और उसका y वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हम लिखते हैं इसके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि x नेगेटिव और y जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में आइए तीसरे क्वाड्रेंट में, यहां पे क्या होता है कि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड x के वैल्यूज नेगेटिव है, तो कोई भी पॉइंट हम यहां पे लेंगे फिर परपेंडिकुलर डालेंगे इस x एक्सिस पे, तो कोई भी पॉइंट लेंगे फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स, यहाँ पे कोई भी जो पॉइंट होगा वो हम परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे, तो उसके वैल्यूज नेगेटिव आएंगे क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ x को इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरह अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल के y वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव y के लिए भी होगा। तो ये जो रेफरेंस यहाँ पे है, फ्रेम जो हमारा बन गया इस हिस्से के लिए, वो यहाँ से भी नेगेटिव है, यहाँ से भी नेगेटिव है, इसलिए हमारा वैल्यू जो है वो नेगेटिव नेगेटिव है, यानी कि x के लिए भी नेगेटिव है और y के लिए भी जो है वो नेगेटिव है। और यहाँ पे जो आप फिर फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी हम पॉइंट यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, फिर उसका वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर डालना है x एक्सिस पे, तो यहाँ से राइट साइड पे x एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए कोई भी पॉइंट जो इस स्पेस में होगा उसका x वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन इस साइड से जो y का वैल्यू है वो नेगेटिव है, इसलिए कोई भी पॉइंट इस स्पेस में जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे y एक्सिस पे तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो दैट मीन्स कि इस स्पेस में फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे वैल्यूज जो होंगे वो x के लिए तो पॉजिटिव है लेकिन y के लिए जो है वो नेगेटिव है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले हम x का वैल्यू लेते हैं फिर हम y का वैल्यू लेते हैं। तो हमारे जो चार क्वाड्रेंट्स है 1 2 3 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो है माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो है माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो है प्लस माइनस। तो हमने ये देखा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर जगह हर पॉइंट पे जो है दो वैल्यूज होते हैं, एक x के लिए अलग वैल्यू होता है, y के लिए अलग वैल्यू होता है, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि हमारे x और y वाले जो वैल्यूज हैं वो कभी जीरो होंगे। तो इन सिचुएशंस में हमारे x के या फिर y के वैल्यूज जो हैं या फिर दोनों के वैल्यूज जो हैं वो जीरो हो सकते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए, अगर हमारा कोई पॉइंट यहाँ पे होगा, प्रिसाइजली यहाँ पे ओरिजिन पे होगा, तो पता चलता है कि ओरिजिन पे x का भी वैल्यू जीरो है और y का भी वैल्यू जीरो है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0 एंड 0, क्योंकि x का वैल्यू भी जीरो है और y का वैल्यू भी जीरो है। तो इसी तरह अगर हमारा कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि नंबर लाइन के हिसाब से ये वैल्यू 3 पे है तो x का वैल्यू 3 होगा। लेकिन यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे y एक्सिस पे तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा y के लिए, क्योंकि यही तो इसका परपेंडिकुलर बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर 3 एंड 0, तो यहाँ पे y का वैल्यू जो है वो 0 बनता है। तो हमने ये बात समझी कि अगर प्रिसाइजली ऑन x एक्सिस कोई पॉइंट होगा तो फिर एट दैट टाइम उसका वैल्यू जो y वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। तो सिमिलरली अगर हमारा कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो y वैल्यू तो ऑलरेडी जाहिर हो गया, क्योंकि ये y नंबर लाइन पे एक पॉइंट पे है और वो उस पॉइंट का कोई वैल्यू है, यहाँ पे उसका वैल्यू 4 है, तो y का तो वैल्यू 4 हो गया। लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे नीचे x एक्सिस पे तो वो ओरिजिन पे स्ट्राइक करेगा, उसको इंटरसेक्ट करेगा, तो फिर हमारे x का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 0 एंड 4। तो इस तरह हमारे वैल्यूज जो हैं वो दोनों के लिए 0 हो सकते हैं, ओरिजिन पे और x के लिए पॉजिटिव होगा, y के लिए 0 होगा जब x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, और फिर y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो y के लिए पॉजिटिव वैल्यू होगा, लेकिन जो हमारी x एक्सिस है, x जो कोई वेरिएबल रिप्रेजेंट करती है, उस वेरिएबल के हिसाब से x का वैल्यू जो है वो 0 होगा। तो इसी तरह अगर हम यहाँ मुड़ेंगे तो x के वैल्यू जो है वो नेगेटिव में चले जाएंगे, लेकिन इस नंबर लाइन पे y का वैल्यू 0 आएगा। इस नंबर लाइन पे इस हिस्से पे जाएंगे तो y के वैल्यूज जो है वो माइनस में चले जाएंगे, लेकिन x का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो ये वो
तो यहाँ पे हमने एक बार फिर ये एक्स वाई प्लेन बनाया और अब हमारे लिए चैलेंज ये समझना है कि ये एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेशनशिप्स को कैसे डिपिक्ट करता है। तो ये देखने के लिए कि एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे रिलेशनशिप को शो कर सकता है, उसके लिए हमने दो पॉइंट्स लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए हमारा पहला पॉइंट है, यानी कि ये पहली सिचुएशन थी। फिर पॉइंट बी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है या फाइनल पॉइंट है, ये लास्ट में सिचुएशन इमर्ज होती है। यानी कि पहले ये वैल्यूज है हमारे पास, फिर लास्ट में हमारे पास ये वैल्यूज है। तो अभी हम वैल्यूज निकालेंगे। ये यहाँ पे हमने ये बात ज़रूरी समझनी है कि जब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे बिटवीन टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स, हमारा मतलब ये होता है कि अगर एक इकोनॉमिक वेरिएबल में कोई चेंज आती है तो क्या दूसरा इकोनॉमिक वेरिएबल भी चेंज होता है। तो अगर होता है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज क्या है। तो अगर एक पॉजिटिव में जा रहा है, एक में इजाफा हो रहा है, तो क्या दूसरे में कमी हो रही है, उसके वैल्यू में हम कमी देख रहे हैं। तो इसी को हम रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो दो पॉइंट्स है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो x का वैल्यू है वो 1 से 4 हो रहा है, तो x में इजाफा हो रहा है, और जो y का वैल्यू है वो 4 से 2 आ रहा है। अभी हम इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे, इनको कनेक्ट करेंगे। सो दिस इज आवर पॉइंट ए, दिस इज आवर पॉइंट बी, और ये जो लाइन है, ये जो कर्व है ए बी लाइन जो बन गई अभी, तो ये हमें ये बता रही है कि जब हम ए से मूव करेंगे बी तक तो x के वैल्यू में इजाफा हो रहा है और y के वैल्यू में जो है वो कमी हो रही है। x moves from 1 to 4 and y moves from 4 to 2। तो इस तरीके से एक्स वाई प्लेन जो है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, वो रिलेशनशिप्स को डिपिक्ट कर सकता है। तो इसी तरह हम और एक एग्जाम्पल लेंगे। ये हमने दो पॉइंट्स और लिए, ए और बी, राइट। तो ए पे जो x का वैल्यू है वो 1 है, वो आप देख सकते हैं, आपको ड्रॉप करना है परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। और हमारा y का वैल्यू जो a पे है वो 2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द वैल्यू इज 1 and 2 ऑन पॉइंट a। तो b पे हम देख सकते हैं कि जो x का वैल्यू है वो 3 आ रहा है और जो y का वैल्यू है वो 4 है। सिचुएशन ये है कि a के वैल्यू में इजाफा हो रहा है और b के वैल्यू में भी इजाफा हो रहा है। a इंक्रीजेस, b आल्सो इंक्रीजेस। अभी हम इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये जो ए बी लाइन है, ये हमें क्या बता रही है? ये लाइन हमें ये बता रही है जब आपके x में इजाफा हो रहा है तो आपके y में भी एट द सेम टाइम इजाफा हो रहा है। अब हम वो सिचुएशंस देखेंगे जहां पे एक का वैल्यू तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन दूसरे का वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो वो सिचुएशन को हम रीड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहां पे हम एक पॉइंट लेंगे। तो यहां पे मैंने दो पॉइंट्स लिए, ए और बी। अभी अगर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे 1 वैल्यू है, फिर यहाँ पे 3 वैल्यू है। तो हमारी मूवमेंट जो है दैट इज फ्रॉम 1 to 3 ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स के हिसाब से वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है एक्स वेरिएबल के हिसाब से। तो ये हम ऐसे बनाएंगे, लेकिन y का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे इसी 2 पे आएगा, यहां से y पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसी 2 पे आएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि y में कोई चेंज नहीं है लेकिन x में चेंज है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि x में इजाफा होगा तो y में इजाफा नहीं होगा। तो ये जो आप हॉरिजॉन्टल फ्लैट कर्व देखते हैं तो ये हमें यही बताती है कि x के वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन y के वैल्यूज जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। मैंने और एक पॉइंट लिया, C पॉइंट। तो A को अगर हम C से कनेक्ट करेंगे, हमारी मूवमेंट है फ्रॉम A टू C, तो क्या हमें देखने को मिलता है? हमें यह देखने को मिलता है कि अगर A से परपेंडिकुलर डालेंगे तो 1 पे आएगा, C से परपेंडिकुलर डालेंगे तो 1 पे आएगा, यानी कि जो x का वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो
2 आता है, और अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे y एक्सिस पे तो 4 वैल्यू दिखाई देता है। तो फिर हमारे जो y के वैल्यूज में इजाफा हो रहा है लेकिन x का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है तो इससे ये हमें ये बताती है कि आपके y के वैल्यूज इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन आपके x के वैल्यूज इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। यानी कि अगर आपको किसी जगह पे सिचुएशन ऐसी दिखानी हो कि y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, x का कांस्टेंट रहता है, तो आपको सिंपली एक वर्टिकल लाइन डालनी पड़ेगी और जहां पे y का इनिशियल जो वैल्यू होगा वही फाइनल भी होगा, उस लिहाज से तो आप दिखा सकेंगे कि y का वैल्यू चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन x का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम मूवमेंट डाउनवर्ड करेंगे, यानी कि हम c से यहां तक आएंगे, c इनिशियल पॉइंट लेंगे और a हमारा फाइनल पॉइंट बनेगा। तो फिर क्या होगा, y में कमी हो रही है लेकिन x में कोई कमी नहीं हो रही है, x कांस्टेंट रहता है। इसी तरह अगर हम b से a की तरफ आएंगे, b को इनिशियल पॉइंट हम अपना लेंगे, तो फिर x में कमी हो रही है लेकिन y में कोई कमी नहीं हो रही है। सो दिस इज वेयर वन वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट एंड अनदर वेरिएबल शोज अ मूवमेंट। एक अहम चीज जो हमने समझनी होती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है और फिर हम कैसे रिलेशनशिप को शो करते हैं, वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप है। और एक्चुअली ये स्लोप ही है जो हमें ये बताता है कि जो दो वेरिएबल्स है उनकी रिलेटिव मोमेंट कितनी है, यानी कि अगर एक में 1 यूनिट का इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है तो दूसरे यूनिट में कितनी तब्दीली आ रही है, तो वो हमें स्लोप ही बताता है। तो अभी हम उस स्लोप के बारे में बात करेंगे। तो हम 2 पॉइंट्स लेंगे। तो मैंने ये 2 पॉइंट्स लिए ए और बी, जिसके साथ हम अब फैमिलियर है, हमें मालूम है कि ए से बी तक मूवमेंट करने में एक्स में इजाफा हो रहा है, वाई में कमी हो रही है। तो इसका एक स्लोप है, एक स्टीपनेस है, तो ये नीचे को जा रहा है। तो इसी तरह कोई और कर्व हो सकती है, जैसे कि मैं एक और कर्व लूंगा लाइक दिस, राइट। तो ये ए और सी, तो ए से सी तक जब हम जाते हैं तो ये ज्यादा स्टीप है एज कंपेयर टू ए टू बी। तो इसी तरह हम एक और कर्व ले सकते हैं लाइक दिस, ए टू डी। तो ए टू डी जो है वो कम स्टीप है एज कंपेयर टू ए टू बी, यानी कि इसका स्लोप कम है। और इनमें से सबसे ज्यादा स्लोप जो है वो ए एंड सी के दरमियान है। ए टू सी जो मूवमेंट है उसमें ज्यादा स्लोप है। तो स्लोप जो है या फिर स्टीपनेस ऑफ द स्लोप जो है, ये हमें ये मेजरमेंट देती है कि एक्स में अगर कोई इजाफा हो रहा है या चेंज हो रही है तो एट द सेम टाइम जो हमारा वाई वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है, उसमें कितना इजाफा हो रहा है, या साइमल्टेनियसली इन 2 वेरिएबल्स में इन रिलेशनशिप टू ईच अदर एक दूसरे के मुकाबले में इनमें कितनी चेंज आ रही है, वो हमें स्लोप बताता है। और स्लोप को मेजर करने का एक आसान तरीका जो है वो ये कि हम ये देखेंगे कि जो चेंज आ गई वो वर्टिकली कितनी है और हॉरिजॉन्टली कितनी है, और फिर हम वर्टिकल चेंज को डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल चेंज से, तो उससे हमें स्लोप का वैल्यू निकलता है, स्लोप का वैल्यू दिखाई देता है। तो अभी हम वो एग्जांपल लेंगे। तो ये हमारी सिंपल फॉर्मूला है स्लोप के लिए। स्लोप सिंपली मीन्स कि आप वर्टिकली कितना जा रहे हैं, कितना नीचे आ रहे हैं, या फिर हॉरिजॉन्टली आप कितना आगे जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं। तो इट इज राइज बाय रन, यानी कि इस साइड पे कितना हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, और इस साइड पे कितना मूवमेंट हो रही है। राइज मीन्स कि यू स्टैंड अप एंड रन मीन्स कि यू वॉक हॉरिजॉन्टली। तो वो राइज एंड रन एक शॉर्टकट फॉर्मूला है स्लोप याद रखने के लिए। तो मोर टेक्निकली हम यही कहेंगे कि वैल्यू जो y वेरिएबल का वैल्यू है उसमें कितनी चेंज आ रही है और x वेरिएबल में कितनी चेंज आ रही है, तो इन 2 का रेशो जो है, चेंज इन y चेंज इन x, उसको हम स्लोप कहते हैं। अभी हम इसको मेजर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्लोप को मेजर करने का जैसा कि मैंने बताया कि हमने ये देखना है कि वर्टिकली कितना मूवमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली कितना मूवमेंट हो रहा है, चेंज इन y और चेंज इन x कितना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 1 से मूव कर रहे हैं 3 तक, तो नेट जो गेन हो गया वो +2 हुआ x के हिसाब से, और हम मूव कर रहे हैं वर्टिकली
ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ये वाली वर्टिकल मूवमेंट है, क्योंकि दूसरा जो वैल्यू है वो x के लिए y के लिए होता है। तो हम 4 से 2 तक आ रहे हैं, तो हम 2 यूनिट्स की कमी देख रहे हैं, 2 यूनिट्स का डिक्रीज देख रहे हैं। सो -2 हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है, -2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं -2/2, क्योंकि ये जो है वो चेंज इन y है और ये वाला जो है वो चेंज इन x है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। सो हमारे स्लोप का जो वैल्यू है, इसलिए दैट इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे स्लोप का वैल्यू है। सो इट इज इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट। हमने ये देखना है कि वर्टिकली कितना चेंज हो रहा है और हॉरिजॉन्टली कितना चेंज हो रहा है। तो लेकिन इसका एक ज्योमेट्रिक मेथड भी है जिसके जरिए से हम जो है स्लोप का वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो ऐसे है कि हमने ये देखना है कि वर्टिकली कितना चेंज हुआ, यानी कि चेंज इन y कितना हुआ। वो हमने देखा कि हम यहाँ से फिर यहाँ तक आ गए y के हिसाब से, तो ये हमारा है y वाला चेंज, और हम x के हिसाब से यहाँ से फिर यहाँ तक चले गए, यानी कि ये चेंज इन x हुआ, ये चेंज इन y हुआ, राइट। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x जो है वो हमारा स्लोप बनता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम स्ट्रेट अवे यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ऐसा हुआ, तो यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे इस पॉइंट से, तो ऐसे बन जाएगा मान लीजिए। तो ये जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है ये हमारा स्लोप बन गया, और ये हमारा जो राइट एंगल ये साइड है, और ये हमारा फिर बेस इसका है। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड को, तो इस साइड को इस साइड से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा स्लोप जो है उसका वैल्यू जो है वो हम इस तरह निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि स्लोप का मतलब क्या है। स्लोप हमने देखा कि इसका वैल्यू हमारा -1 निकला, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि आपके जो x में 1 यूनिट का इजाफा हुआ, एट द सेम टाइम देयर वाज 1 यूनिट डिक्रीज इन y, यानी कि y में 1 यूनिट की कमी हुई जब आपके x में 1 यूनिट का इजाफा हुआ। वह आप यहां भी देख सकते हैं, ये इसको हम रिड्यूस करेंगे, -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि ये इजाफा है x में 1 यूनिट का और ये कमी है y में ऑफ 1 यूनिट। तो जब भी हम स्लोप देखेंगे, मान लीजिए अगर स्लोप का वैल्यू 10 होगा, को व्हाट डज दैट मीन? इट एक्चुअली मीन्स कि आपके x में 1 यूनिट का इजाफा हुआ है और आपके y में 10 यूनिट्स का इजाफा हुआ है। और अगर हमारा -10 होगा स्लोप का वैल्यू, तो क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आपके x में 1 यूनिट का इजाफा हुआ जबकि आपके y में 10 यूनिट्स की कमी हुई। और गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी तरह यहाँ पे 5 हो सकता है। तो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि x में 1 यूनिट का इजाफा, y में 5 यूनिट्स का इजाफा। और यहाँ पे अगर -5 होगा, इट मीन्स कि x में 1 यूनिट का इजाफा जबकि y में 5 यूनिट्स की कमी वाकया हुई। तो हमने यहाँ पे फिलहाल स्लोप एक देखा जिसका वैल्यू हम नेगेटिव देख रहे हैं। तो हम अब एक पॉजिटिव स्लोप को भी मेजर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम अपने 2 पॉइंट्स और लिए, ए और बी, और इनको कनेक्ट किया और एक लाइन बन गई इसके जरिए से, और इसका अब एक स्लोप है। उस स्लोप को हमने मेजर करने की कोशिश करनी है। वो हम कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि पॉइंट ए पर x और y के वैल्यूज क्या है, पॉइंट बी पर x और y के वैल्यूज क्या है। वो हमने यहाँ पे देख लिए कि यहाँ पे पॉइंट ए पे x का वैल्यू 1 है, y का 2 है, पॉइंट बी पे x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है। तो हमारी जो स्लोप की डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, del y बाई del x, चेंज इन y बाई चेंज इन x। अभी हम देखेंगे कि x में कितनी तब्दीली आ रही है और y में कितनी तब्दीली आ रही है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम x के लिहाज से हमारा पहला वैल्यू 1 था और फिर फाइनल वैल्यू क्या था? 3 था। तो फिर हमारा गेन जो इसमें है फिर वो 2 यूनिट्स का हो गया, राइट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन x इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो हमारा जो y का वैल्यू है वो हम 2 से 4 तक गए, पहले 2 था फिर अब 4 हो गया। तो चेंज इन y कितना है? दैट इज ऑल्सो 2 यूनिट्स। तो हमारी डेफिनेशन के मुताबिक फिर हमने यहाँ पे लिखना है कि
2/2, क्योंकि चेंज इन y भी 2 है, चेंज इन x भी 2 है, तो हमारा स्लोप जो है दैट इज +1, उसका 1 वैल्यू निकलता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया कि आपका x 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है और हर 1 यूनिट इंक्रीज के लिए आपके y में जो है 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, हर 1 यूनिट इंक्रीज के लिए। तो अब आपने यहां पे देखा कि जब कोई अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगी तो दोनों में इजाफा हो रहा है, तो इससे पहले हमने देखा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगी तो दोनों में कमी हो रही है। तो हम फाइनल पॉइंट पे जाएंगे, वो हम ये देखेंगे कि हमने दो कर्व्स बनाई थी, एक वर्टिकल और एक प्लेन हॉरिजॉन्टल, तो उधर स्लोप क्या होता है, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने एक कर्व बनाई, इससे पहले हमने प्रैक्टिस किया इसके साथ ए और बी। ए से हम बी पे जा रहे हैं, पहला पोजीशन ए का है, फिर फाइनल बी का है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स में जो है वो इजाफा हो रहा है क्योंकि हम 1 to 3 मूव कर रहे हैं, लेकिन y में कोई इजाफा नहीं हो रहा है क्योंकि अगर हम यहाँ से या यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे y एक्सिस पे तो वो 2 को इंटरसेक्ट करेगा, कि यानी कि वैल्यू जो है वो 2 कांस्टेंट रहता है। तो वो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि x में इजाफा हो रहा है फ्रॉम 1 to 3, तो 2 यूनिट्स का इजाफा हो रहा है। सो देयर इज गेन ऑफ 2 यूनिट्स इन केस ऑफ चेंज एज चेंज ऑफ x, लेकिन y का वैल्यू जो है वो सेम रहता है, 2 का 2 रहता है। ओके, सो चेंज इन y इज इक्वल टू 0, राइट। तो स्लोप की फॉर्मूला के मुताबिक क्या करना है हमें, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, सो 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पे जो हमारा स्लोप है एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए वो 0 होता है। तो अभी हम यहां पे देखेंगे जो हमने वर्टिकल लाइन ली, ए बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूवमेंट हो रही है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इससे पहले हमें पता है कि इसमें x में कोई इजाफा नहीं होगा, y में इजाफा होगा, वो हमने स्टडी किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम x के हिसाब से 2 से 2 का 2 रहता है, इसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन y के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे चेंज इन x इज इक्वल टू 0 एंड चेंज इन y इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 2। तो फिर हमें क्या करना है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, वो कितना हुआ, वो हुआ 2 डिवाइडेड बाय 0। तो ये जो है ये है अनडिफाइंड या इनफिनिट स्लोप हम इसको कहते हैं। सो इट इज, इससे पहले वाला 0 स्लोप था तो ये अनडिफाइंड हुआ, सो इट इज अनडिफाइंड और इनफिनिट स्लोप। तो फाइनली हम लास्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे समझना है वो ये कि अगर कोई भी लाइन इट इज लाइक दिस अपवर्ड स्लोपिंग है तो इसका स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कोई भी लाइन जो है वो ऐसे होगी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी तो इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये जो लाइन है अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग वो किस क्वाड्रेंट में हो। जैसे कि हम एक लाइन बनाएंगे जैसे लाइक दिस, सो इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप, और हम एक लाइन बनाएंगे लाइक दिस, इट हैज अ नेगेटिव स्लोप। तो लाइन कहीं भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ये बस देखना है कि अब ऊपर को जा रही है या नीचे को जा रही है। अगर ऊपर को जा रही है तो फिर ये पॉजिटिव स्लोप है, अगर नीचे को जा रही है तो फिर ये नेगेटिव स्लोप है। हाँ, या यहाँ पे मैं ये बता दूं कि अगर हम फॉर एग्जांपल पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ हम शुरू करेंगे, इट विल स्टिल बी पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज इसमें जो होगा x में भी कमी हो रही है, y में भी कमी हो रही है, तो क्या हो रहा है कि जो वैल्यू ऑफ द स्लोप वो फिर भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो माइनस माइनस कैंसिल करेगा ईच अदर को, तो वो फिर पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरह अगर हम एक लाइन, अगर ऐसी लाइन हो हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से नीचे की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो फिर भी नेगेटिव स्लोप होगा। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल में जरूरी कमी आ रही है। तो इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से शुरू करेंगे, बस आपको ये देखना है कि ये जो लाइन है ये ऊपर को जा रही है या फिर नीचे को जा रही है। ऊपर को जा रही है तो पॉजिटिव स्लोप, नीचे को जा रही है तो नेगेटिव स्लोप। बस एक लास्ट फाइनल वर्ड जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वो ये कि हमने देखा कि स्लोप का वैल्यू -1 था या +1 था, या ये 4 हो सकता है या -3 हो सकता है, राइट। तो एक स्लोप के जो है वो दो कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। एक तो है ये साइन, राइट, एक है ये साइन
और दूसरा है मैग्नीट्यूड। तो साइन और मैग्नीट्यूड, ये दो चीजें हैं जो एक स्लोप में होती है। जो साइन है वो हमें ये बताता है कि ऊपर को जा रहा है कि नीचे को जा रहा है। अगर साइन पॉजिटिव है तो स्लोप ऊपर को जा रहा है, अगर नेगेटिव है तो फिर स्लोप नीचे को जा रहा है। और मैग्नीट्यूड हमें यह बता रहा है कि एक्स में अगर चेंज आ रहा है तो वाई में कितना एट द सेम टाइम चेंज एक्सपीरियंस हो रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फिर हमें यह पता चलता है कि स्लोप जो है वो स्टीप होगा। वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमने ये समझने की कोशिश की कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, ये दो वैल्यूज को साइमल्टेनियसली, दो वेरिएबल्स के वैल्यूज को कैसे दिखाता है। फिर जब हम मोमेंट मेजर करते हैं, मोमेंट देखते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये रिलेशनशिप को कैसे दिखाता है। फिर हमने लास्ट में इंट्रोड्यूस ये किया कि स्लोप एक अहम कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या है और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज क्या है, जिसके बारे में यहाँ पे मैंने कहा कि दो कंपोनेंट्स होते हैं स्लोप के, एक तो इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा इसका साइन, यानी प्लस है कि माइनस है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप दैट यू विल सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एजाज। थैंक यू वेरी मच।